Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start now remaining part of the chapter 8 social and political life confronting marginalization. कैसे हमने मार्जिनलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन करना है, इसके बारे में हमने कुछ जो बातें हैं उनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छी तरह से रीड किया। फर्स्ट पार्ट में हमने इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स यानी कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स का हम उपयोग करते हुए इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। कैसे हम जो आर्टिकल 17 है जिसमें अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली तरह से प्रिवेंट किया गया है, रोक लगाने के लिए आर्टिकल 47 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट हमने आर्टिकल 15 के अंदर जो हम 7th क्लास में भी रीड कर चुके हैं कि किसी भी सिटीजन के साथ किसी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ एक पोइम है जो हमने फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था। ये पोइम जो यहाँ नीचे लिखी गई है सोयरा बाई के द्वारा लिखी गई है, जो वाइफ है किसकी, चोखा मेला, एक कवि है चोखा मेला, उसकी पत्नी है, भक्ति पोइट के नाम से जाना जाता है। कौन सी टाइम के, 14th सेंचुरी के महाराष्ट्र के कवि हैं चोखा मेला। उनकी वाइफ का नाम है सोयराबाई। तो उनके द्वारा सोयराबाई के द्वारा यहाँ एक अनटचेबल से रिलेटेड एक पोइम लिखी गई है। वो पोइम है यहाँ, बॉडी इज अनक्लीन, शरीर क्या है हमारा, दूषित है, साफ नहीं है। दे से ओनली द सोल इज अनटेंटेड, वो क्या बता रही है कि जो आत्मा है सिर्फ वही पवित्र है, वही बेदाग है। एक आत्मा ऐसी चीज है जो पवित्र है, बेदाग है, बाकी शरीर तो हमारा अनक्लीन है, साफ नहीं है। ओनली प्योर चीज है तो वो क्या है, हमारी सोल है, आत्मा है मनुष्य की। बट द इम्प्योरिटी ऑफ द बॉडी, शरीर के अंदर जो इम्प्योरिटी है, अशुद्धता है, इज बोर्न विद द बॉडी, जो शरीर में जन्म के साथ ही पैदा होती है। बाई विच रिचुअल डज द बॉडी बिकेम प्योर, कौन से जो रिचुअल है, रीति रिवाज है या जो आडंबर हैं या फिर जो भी है जो हमारे शरीर को प्योर कर सकता है। नोट ए क्रिएचर हैज बीन बोर्न एक्सेप्ट इन ए ब्लडी वोम, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ, यानी कि खून से सनी हुई कोख से पैदा नहीं हुआ। हर कोई भी जीव है वो पेट से पैदा होता है तो अपनी खून के साथ पैदा होता है। दिस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, ये तो भगवान की महानता है या भगवान की महिमा है। डिफाइन एग्जिस्ट विद इन, यानी कि जिसमें सभी के बारे में डिफाइन किया गया है, बताया गया है। द बॉडी इज पोल्यूटेड विद इन, जो शरीर है हमारा वो दूषित है। अलग अलग टाइप से हमारे शरीर के अंदर वो दोष होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति अपने आप को ये मानते हैं कि हम तो पता नहीं कितने साफ हैं, और कुछ लोगों को वो गंदा मानते हैं। लेकिन इस पोइम में कहने का यही प्रयास किया गया है कि जो मनुष्य का शरीर है वो सबका एक जैसा है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर बॉडी इज पोल्यूटेड फ्रॉम विद इन, बी श्योर ऑफ इट सेज द महारी चोखा, जो महारी चोखा ये कह रही है इस पोइम के अकॉर्डिंग कि ये कोई अपने अंदर ये भ्रम न रखना कि सभी का जो शरीर है, जो ये बॉडी है वो दूषित नहीं है। तो इसमें सभी जो व्यक्ति हैं सभी की बॉडी में पोल्यूटेड है, यानी कि दूषित है, हमारे अंदर इम्प्योरिटी भरी हुई है। तो ये जो महारी है या सोयराबाई है, जो महार कैटेगरी से थी, महार जाति से थी, इसके पति महार जाति से थे, इसलिए महारी का वर्ड का यूज किया गया है। तो सोयराबाई ने क्वेश्चन किया था यहाँ पर आइडिया ऑफ प्योरिटी, यानी कि जो शुद्धता के विचार हैं वो इसके बारे में बता रहे कि एवरी ह्यूमन इज बोर्न इन द सेम मैनर से, हर व्यक्ति जो यहाँ पैदा हुआ है उस हर एक जैसे तरीके से पैदा होता है। देयर इज नथिंग दैट मेक वन बॉडी लेस और मोर प्योर, यानी कि यहाँ किसी व्यक्ति की ज़्यादा प्योर बॉडी नहीं होती है दूसरे की कंपैरिजन में। वो कह रही है कि ट्राइंग टू से दैट पोल्यूशन ए की टूल ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये जो शरीर किसी के शरीर को गंदा बताया जा रहा है, किसी की बॉडी को में पोल्यूटेड बताया जा रहा है, तो ये क्या है, कास्ट सिस्टम का सारा कार्य है। ये लोगों की थिंकिंग है, ये दूसरे लोगों का जो लोगों की नॉलेज के अकॉर्डिंग है, वर्क के अकॉर्डिंग है, डिग्निटी के अकॉर्डिंग लोगों को अलग अलग बताया गया है, क्योंकि लोगों की जो थॉट है, वैल्यू है, बिलीफ है, ये उस पर आधारित किया। ये जो कास्ट सिस्टम है ये लोगों की थिंकिंग के द्वारा बनाया गया है, नहीं तो भगवान ने तो सबको एक जैसा पैदा किया था। ये सब जो कास्ट सिस्टम को फैलाया गया है उस कास्ट सिस्टम को गलत बताते हुए
सोयराबाई के द्वारा लिखी हुई पोइम है। तो ये कल मैंने बताया नहीं था बेटा, आज इसको हमने अच्छी तरह से समझा। ऐसे ही यहाँ साइड में दे रखा हम कबीर के द्वारा, कबीर एक पोइम है, लैंग्वेज टेक्स्ट बुक अपना हमारी जो बुक होती है वहाँ कबीर की पोइम आपने सुनी भी होंगी, दो पढ़े भी होंगे। 15th सेंचुरी के क्या थे, पोइट थे, वीवर थे, बुनकर थे, जिसको जुलाया भी बोलते हैं, कपड़े बनाने का काम जो करता है। वो बिलोंग करते थे भक्ति ट्रेडिशन, यानी उनका जो कविता होती थी वो भक्तियों से जुड़ी होती थी। कबीर पोइट्री स्पोक अबाउट हिज लव फॉर द सुप्रीम। कबीर की जो कविताएं हैं उसमें हमेशा वो सुप्रीम बीइंग, यानी कि जो सुप्रीम पावर है इस वर्ल्ड के अंदर, जो भगवान है सुप्रीम, उसके प्रेम के बारे में उन्होंने बताया गया है। फ्री ऑफ रिचुअल और प्राइस्ट, वो पुजारियों से दूर और रीति रिवाजों से दूर, पूजा परंपराओं से दूर रहते थे। वो सिर्फ एक जो सुप्रीम पावर है, जो गॉड है, भगवान है, उसके बारे में ही मानते थे। कबीर के द्वारा एक्सप्रेस किया गया पॉइंटेड क्रिटिसिज्म ऑफ दोज ही सा हैज पावरफुल। वो क्रिटिसिज्म करता है, आलोचना करता है जिन लोगों ने ये धर्म से रिलेटेड बातें, अफवाहें फैला रखी हैं, यानी कि ताकतवर लोगों की उसने हमेशा क्रिटिसिज्म की है। कबीर अटैक उन लोगों पर अटैक किया है और डिफाइन किया है इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, यानी कि जब कुछ व्यक्तियों ने धर्म से रिलेटेड जो रीति रिवाज बना रखे हैं या कास्ट आइडेंटिटी की गई है, जो जातियां बनाई गई हैं, इन इज व्यू एवरी पर्सन हैज एबिलिटी टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्पिरिचुअल सेल्वेशन। वह मानता है, कबीर के द्वारा बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एबिलिटी होती है कि वो जो हमारे जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम गॉड है, वहां तक आध्यात्मिक जो मुक्ति है वहां तक पहुंचने की हर व्यक्ति के अंदर एबिलिटी होती है। इसलिए वो कहता है कि ये धर्म के अनुष्ठानों, पूजा पाठ से बचकर हमें उस सुप्रीम भगवान की मानना चाहिए कि इन रीति रिवाजों में हमें नहीं मिलना, रीति रिवाजों के जो जंजाल है इसमें हमें नहीं घुसना चाहिए। अपने जो ज्ञान है उसके आधार पर, हमें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अब सुप्रीम भगवान का मानना चाहिए। इस पोएट्री ब्रिंग आउट द पावरफुल आइडिया ऑफ इक्वलिटी। उसकी जो कविताएं होती हैं, उसकी कविताओं के अंदर कौन सी आइडिया दिया जाता है, इक्वलिटी का, कि हम जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम किसी से डिफरेंस नहीं हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। भगवान ने हम सबको एक जैसा पैदा किया है। ही राइट्स अबाउट वैल्यूइंग द वर्क ऑफ द ऑर्डिनरी पोटर। उसने कहा कि हर व्यक्ति के जो काम की वैल्यू बराबर होती है। जैसे एक साधारण सा जो पोटर है, कुम्हार है, वीवर है, वुमन है, कैरिंग द वाटर पोट्स, जो मटका पानी का लाती है, लेबर दैट इन दिस पोएट्री, वह एक मजदूरों के बारे में अपनी कविताओं में लिखता है। बिकम द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटायर यूनिवर्स, बस पूरे यूनिवर्स को समझाने की कोशिश करता है, या पूरे ब्रह्मांड को समझने का आधार बताता है कि वो क्या है, वर्क है, मेहनत है, मेहनत के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। इस डायरेक्ट कोर्जियस चैलेंज इंस्पायर्ड मैनी एंड इवन टुडे कबीर पोएट्री sung and appreciated by Dalit marginalized group and those critical of social hierarchies in the यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। इस प्रकार से उसने क्या बताया था कि आज भी वह प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देता है लोगों को, और उसकी जो बातें हैं वो लोगों को आज भी इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं कि यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये नीचे बंगाल, बिहार, यहाँ सब जो लोगों के कुछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं या दलित लोगों के प्रति जो घृणा का भाव रखते हैं, उन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी इंसान भगवान ने बराबर बनाए हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दलित्स एंड आदिवासी। कैसे दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। एडिशन टू पॉलिसी आवर कंट्री आल्सो हैज स्पेसिफिक लॉ एंड गार्ड्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जो हाशियाई समुदाय हैं उनको भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए कुछ स्पेशल लॉज बनाए जाने चाहिए, कानून या नीतियां भी बनाई गई हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग केसेस। कुछ केस स्टडी इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। अडॉप्ट फ्रॉम ए रियल लाइफ अकाउंट टू अंडरस्टैंड हाउ दलित यूज द प्रोटेक्शन द लॉ प्रोवाइड्स। तो यहाँ हम एक केस स्टडीज के द्वारा जानेंगे कैसे कि किसी गांव के अंदर जो रीति रिवाज थी, उन रीति रिवाजों को मानते आ रहे थे, और लेकिन अब जो जैसे कुछ टाइम पहले उन रीति रिवाजों का उल्लंघन किया गया, उनको मानने से मना कर दिया। तो स्टोरी हम बता रहे हैं बेटा। विलेज ऑफ द जकमालगुर गियरिंग अप बिग फेस्टिवल्स। वहाँ एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, वंस इन 5 years, एक बार 5 सालों के अंदर।
लोकल जो डेटी है, उनका जो स्थानीय देवता है, उसके ऑनर में, उसके सम्मान में, एंड प्राइस्ड फ्रॉम 20 नेबरिंग, जो पुजारी हैं वो आते हैं 20 नेबरिंग विलेजेस से, आसपास के 20 गांव से जो पुजारी हैं वो आते हैं, कम फ्रॉम दिस 5 डे इवेंट्स। ये 5 साल में एक बार मनाया जाने वाला जो फेस्टिवल है वो 5 दिन तक चलता है। ये कौन से गांव के अंदर बताया गया है? जकमालगुर विलेज के अंदर 5 सालों में एक बार मनाया जाता है। नियर के जो पैसिस्ट हैं, जो पुजारी हैं, वो 20 पुजारी आसपास के गांव से वहां पर आते हैं। ये जो सेरेमनी, ये जो समारोह स्टार्ट किया जाता है, मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटीज वॉशिंग द फीट इन, जो दलित समुदाय का व्यक्ति होता है उसके द्वारा शुरू किया जाता है। कैसे? वॉशिंग द फीट ऑफ द ऑल प्राइसेस, सभी पुजारी जो 20 पुजारी हैं उनके पैर धोने की से ये समारोह स्टार्ट किया जाता है। बाथिंग इन द वाटर यूज्ड फॉर दिस, और जो पुजारियों के पैर धोने के बाद जो पानी बचा है उसको उस दलित फैमिली के व्यक्ति को नहलाया जाता है। इन जकमालगुर, पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू रंथम फैमिली। तो जो ये रकमालपुर गांव का था, ये जो दलित फैमिली थी, रत्नम फैमिली में उसका जो परिवार था ये जो कार्य वो करता था, परफॉर्म करता था। हिज फादर, हिज ग्रैंडफादर हैज परफॉर्म द सेम टास्क, ये काम किया था उससे पहले, रत्नम से पहले। रत्नम से पहले उसके पिताजी ने भी, उसके दादाजी ने भी। तो दे वर नेवर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, उस समय उसके पिताजी को, उसके दादाजी को अलाउ नहीं किया जाता था टेम्पल में एंट्री करने के लिए। दिस रिचुअल वाज व्यूड ए ग्रे होनर बेस्ट ओट्स, यानी कि इस रिवाज को सबसे सम्मान की बात माना जाता था कि पुजारियों के पैर धोना ही सबसे बड़ी बात है। ऑन देम ऑन द स्पेशल ओकेजन, जो ये स्पेशल अवसर होता था इस पर। नाउ इट वाज रंथम टर्न, अब किसकी बारी थी? रत्नम है, रत्नम की बारी थी। रत्नम वाज ऑल ऑफ 20 ईयर्स, ये 20 साल का था, और उसके पास वो कहाँ, सात जो नियर बाई कॉलेज, आसपास जो कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ वो पढ़ाई कर रहा है था। उसने इस रिचुअल को परफॉर्म करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया था। किसके द्वारा रिफ्यूज किया गया? रत्नम के द्वारा। ही सेड दैट ही हैड नो फेथ इन दिस प्रैक्टिस, उसने कहा कि मैं इन प्रकार के संस्कारों में या रीति रिवाज में विश्वास नहीं करता। दैट हिज फैमिली मेंबर वाज फोर्स्ड टू परफॉर्म, मेरे जो परिवार के सदस्य थे उन पर दबाव बनाया जाता था ये कार्य करने के लिए, ये रीति रिवाज बनाने के लिए। बिकॉज दे वर दलित, वो दलित थे, दलित कास्ट से थे या लो कास्ट से थे। रंथम रिफ्यूजल एंगर्ड बोथ द पावरफुल कास्ट, अगर इस प्रकार रत्नम के रिफ्यूज करने पर, मना करने पर, जो पावरफुल कास्ट थे, जो हाई कास्ट थे गांव के, वो उन्होंने इस पर गुस्सा किया। एंड सम फैमिली फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी, कुछ परिवार जो उसके अपने समुदाय के थे, दलित सोसाइटी के थे, उन्होंने भी उस पर गुस्सा किया। द पावरफुल कास्ट वर शॉक्ड, जो हाई सोसाइटी थे, हाई कास्ट के व्यक्ति थे, वो शोक हुए, हैरान हुए। दैट सच ए यंग बॉय, एक जवान लड़के ने हैड द गट्स टू रिफ्यूज, किस प्रकार हिम्मत की है मना करने की। दे बिलीव दैट इट वाज द रत्नम एजुकेशन, उनका विश्वास था कि ये रत्नम जो एजुकेशन प्राप्त की है, विच अलाउ हिम टू इमेज दैट ही कुड स्टार्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद देम। जो हाई कास्ट वाले व्यक्ति थे ये मान रहे थे कि जो रत्नम है ये मान रहा है कि उसको अगर एजुकेशन उसने ले ली है तो वो हमें अपने आप को वो हाई कास्ट का मानना शुरू कर दिया है। रत्नम ने अपने आप को पढ़ाई करने के बाद हाई कास्ट का मानना शुरू कर दिया है। ऐसा कौन सोच रहे थे? हाई कास्ट के व्यक्ति। दोज फ्रॉम रत्नम ओन कास्ट, जो व्यक्ति रत्नम की अपनी कास्ट के थे, वर फियरफुल ऑफ एंगरिंग, वो डरे हुए थे द पावरफुल, किससे? जो हाई सोसाइटी के या पावरफुल व्यक्ति थे उनके गुस्से से डरे हुए थे। मैनी वर्क ऑन देयर फील्ड्स एज डेली वेजेस, क्योंकि जो लो कास्ट के व्यक्ति थे या दलित कास्ट के व्यक्ति थे वो कहाँ काम करते थे? फील्ड में, खेतों में। किसके? हाई सोसाइटी या हाई कास्ट के लोगों के खेतों में डेली वेजेस पर काम करते थे, लेबर के रूप में। इफ द डोमिनेंट्स कास्ट डिसाइड टू नॉट कॉल देम, टू नॉट कॉल देम, अगर वो इस तरह से मना करेंगे किसी काम को करने से दलित वर्ग के लोग, तो जो हाई कास्ट के व्यक्ति हो उनको काम पर बुलाने से मना कर देंगे, काम पर नहीं बुलाएंगे। देन व्हाट डू वुड दे, फिर वो कमाई कहाँ से करेंगे? हाउ वुड दे सर्वाइव, कैसे अपने गुजारा करेंगे? दे आल्सो डिक्लेयर्ड दैट द वर्थ ऑफ द लोकल डायटी वुड स्ट्राइक देम इफ दे रिफ्यूज टू गिव इन। तो वो कहते हैं कि हाई कास्ट के लोगों ने क्या कर दिया? ऐलान कर दिया कि अगर वो दलित नहीं झुकेंगे, अगर ये दलित जो
कास्ट है ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो जो स्थानीय देवता है वो उसका क्या हो जाएगा, लोकल डिटी का अभिशाप हो जाएगा, उनको अभिशाप लगेगा। रत्नम आर्ग्यू दैट गिवन दैट नॉट ए सिंगल, तो रत्नम की जो दलील थी उसने कहा कि हैड नेवर एंटर्ड द टेम्पल, मैं आज तक कभी मंदिर में गया ही नहीं, तो हाउ कुड द डेटी बी एंग्री विद देम, तो कैसे ये देवता मेरे से नाराज होंगे, मेरे से खुशी नहीं था, मेरे से नाराज थे, इसलिए अगर मैं उनकी इस रीति रिवाज को नहीं मानूंगा तो कैसे वो मेरे से नाराज होंगे। जो व्यक्ति मंदिर में जाता है, रत्नम कहते हैं कि जो व्यक्ति मंदिर में जाता है उसी से भगवान नाराज होंगे। पावरफुल कास्ट के जो व्यक्ति हैं डिसाइड टू टीच रत्नम ए लेसन, रत्नम को एक शिक्षा देना, सबक सिखाना चाहते हैं। इस कम्युनिटी वाज ऑर्डर्ड, उसके समुदाय जो हाई कास्ट के समुदाय थे उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया, ओस्ट्रेसाइज हिम एंड हिज फैमिली, उन्हें कहा कि इसका परिवार जो रत्नम का परिवार है या रत्नम का बहिष्कार किया जाए, गांव से बाहर निकाला जाए। एवरीवन वाज टोल्ड दैट नो वन शुड स्पीक, सभी को बताया रत्नम ने, लेकिन कोई नहीं बोला। डू एनी वर्क फॉर देम और विद देम, उन्हें कहा कि कोई भी गांव का व्यक्ति, इसको सभी व्यक्तियों का आदेश दिया, कोई उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखेगा, न बातचीत करेगा, न इनको काम पर बुलाएगा। वन नाइट सम मैन एंटर्ड, गांव, एक रात गांव के कुछ व्यक्ति, देर पार्ट ऑफ द विलेज, गांव में जहां रत्नम रहता था, सेट इज हट ऑन फायर, उसकी जो झोपड़ी थी उसमें आग लगा दी। ही मैनेज टू एस्केप विद हिज मदर, वह अपनी माँ को बचाने में और खुद को बचाने में कामयाब हुआ। रत्नम देन वेंट टू फाइल ए केस इन लोकल पुलिस स्टेशन, तब रत्नम ने एक फाइल केस मामला दर्ज करवाया पुलिस स्टेशन पर, अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज, तो उसने जो कानून बनाया गया था SC ST से रिलेटेड 1989 में, उसके तहत एक मामला दर्ज करवाया पुलिस स्टेशन के अंदर। अदर दलित फैमिली स्टिल डिड नॉट केम आउट इन हिज सपोर्ट, जो दूसरे परिवार थे दलित कास्ट के, उन्होंने भी रत्नम का साथ नहीं दिया, क्योंकि दे वर स्केर्ड सिमिलर फेट माइट अवेट देम इफ दे स्पोक आउट, वो डरे हुए थे कि कई इस प्रकार हमारे साथ भी ऐसे ही बहिष्कार न किया जाए, हमें भी गांव से न निकाल दिया जाए, हमारी भी झोपड़ी में आग न लगा दी जाए, इसलिए दूसरी दलित फैमिली ने भी उसका साथ नहीं दिया। द केस वॉज पिक्ड अप बाय द लोकल मीडियम, इस मामले को लोकल मीडिया, जो स्थानीय मीडिया थी, वहां तक पहुंचाया गया। लीड टू मैनी जर्नलिस्ट विजिटिंग द विलेज, गांव की यात्रा करने के लिए कई जर्नलिस्ट आए, पत्रकार आए। रत्नम वॉज रिटन अबाउट एज ए सिंबल ऑफ दलित एक्शन, तो ये जो दलित के लिए आवाज उठाने वाला सिंबल बन चुका था, कौन, रत्नम। रिचुअल वाज कॉल्ड ऑफ, उन्हें कहा कि ये रीति रिवाज खत्म की जाए। हिज फैमिली वाज फोर्स्ड टू मूव, उसके परिवार को जबरदस्ती गांव से बाहर निकाला जाए। दे कंटिन्यू टू बी ओस्ट्रेसाइज्ड बाय द पावरफुल कास्ट इन द विलेज, उसने कहा कि ये गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था, इसलिए कोई भी गांव का व्यक्ति उससे बातचीत नहीं करता है। इस मामले के लिए उसने पुलिस स्टेशन में डाल दिया। नेक्स्ट है ये शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो अत्याचार निवारण था, यानी कि जो लोग उन पर शोषण कर रहे थे, उसके निवारण के लिए एक एक्ट बनाया गया, वो एक्ट था 1989 में बनाया गया था। रत्नम शोट स्पोर्ट ऑफ लॉ, किसका सहारा लिया रत्नम ने, कानून का सहारा लिया। फीलिंग हिज कंप्लेंट, उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई अंडर द अबोव एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोमिनेशंस एंड द वायलेंस ऑफ द पावरफुल कास्ट इन हिज विलेज, गांव के ऊंची जातियों के भेदभाव और शोषण के खिलाफ उसने कंप्लेंट दायर की, शिकायत दर्ज कराई। दिस एक्ट वाज फ्रेम कब बनाया गया था, 1989 में, इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स मेड बाय दलित्स एंड अदर that the government must take seriously the ill treatments and humiliation, तो उसने कहा कि सरकार पर इसमें भारी दबाव डाला हुआ था। 1989 में इसको बनाया गया था। जो अदर ग्रुप्स के व्यक्ति थे या दलित व्यक्ति थे उनके लिए बनाया गया था, और सरकार पर दबाव डाला जा रहा था कि जो दलित और आदिवासी हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, इसलिए इस पर क्या करने की आवश्यकता है। ऐसे जो कार्य हैं, जो लोगों के साथ अपमानजनक बातें की जाती हैं या इल ट्रीट किया जाता है, तो इसके लिए कुछ कानून या लॉ बनाए जाने चाहिए। ये दबाव डाला गया दलित कास्ट के लोगों के या लो कास्ट के द्वारा। व्हाइल सच ट्रीटमेंट्स हर persisted फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार है वो लंबे समय से चला आ रहा था।
इट हैड एक्वायर्ड ए वायलेंट करेक्टर इन द लेट 1970-1980। तो इस प्रकार की जो कार्यवाही है वो 1970 या 80 के आसपास हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी ने इसके प्रति आवाज नहीं उठाई। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इन 10 सालों के टाइम में 1970 से 80 के बीच में, ए पार्ट ऑफ द साउथर्न इंडिया, दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में, नंबर ऑफ असर्टिव दलित ग्रुप्स कम इनटू बीइंग्स एंड asserted their rights। तो कुछ लोगों ने एक संगठन बनाया, यानी कि सरकार के सामने आग्रह करने का एक ग्रुप बनाया था। ग्रुप के द्वारा ही अपने जो राइट्स थे, अधिकार थे, उनके लिए आवाज उठाई। दे रिफ्यूज अ परफॉर्म देयर शो कॉल्स, उन्होंने मना कर दिया कि जो भी पुराने रीति रिवाज है उन्हें मानने से मना कर दिया। कास्ट ड्यूटी, जो जाति से रिलेटेड उनको ड्यूटी मिली है उनसे करने से मना कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली, उन्हें कहा कि हम सब के साथ एक जैसा व्यवहार करने की नीतियां बनाएं या कानून बनाए। लाइक रंथम दे रिफ्यूज टू फॉलो प्रैक्टिस लोकेटेड इन द ह्यूमलाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन, उसने कहा कि जो शोषण है या अत्याचार है या अपमान है उसके से रिलेटेड जो रीति रिवाज हैं, जैसे कि रत्नम ने पैर धोने से मना कर दिया, किसके? पुजारियों के। दिस रिजल्टेड इन द मोर पावरफुल कास्ट अनलीजिंग वायलेंस अगेंस्ट देम, तो इस प्रकार जो हाई जातियों के लोग थे, हाई कास्ट के जो व्यक्ति थे, उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। यानी कि लो कास्ट के लोगों पर या दलित कास्ट के लोगों पर वो अपनी प्रेशर बना रहे थे। कौन? हाई कास्ट के लोग। इन ऑर्डर टू इंडिकेट to the government that untouchability was still being practiced in most hideous manners. Dalit groups demanded new laws and would list the various sort of violence against Dalit and prescribes stringent punishments for those who indulged in them। तो इसमें क्या बताया गया? कई क्या चलाए गए थे? अभियान चलाए गए थे दलित कास्ट के द्वारा सरकार पर छुआछूत से रिलेटेड या छुआछूत पर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया गया और कहा गया कि कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे जो दलित हैं या ट्राइब सोसाइटी हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको क्या मिल जाए? पनिशमेंट दी जाए। तो अगर हम दलितों के खिलाफ, दलितों पर कोई अत्याचार कर रहा है, अपमान कर रहा है या लो कास्ट के लोगों के साथ अपमान कर रहा है, तो ऐसे करने पर इसको एक क्राइम बनाया जाए जिसके खिलाफ पनिशमेंट दी जाए। ये कब का था काम? ये एक्ट बनाया था 1989 में, उसके दौरान। नेक्स्ट हम रीड करते हैं। ये क्या है? स्केंजेस ऑफ मैनुअल स्कोयर्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी कि हाथ से गंदगी उठाने का कार्य। कैसे? जो हाई सोसाइटी के व्यक्ति थे, हाई कास्ट के व्यक्ति थे, लो कास्ट के व्यक्तियों से अपने जो उनका गंदगी होती थी, टॉयलेट्स होते थे, उनको साफ करवाने का काम लो कास्ट के लोगों से किया जाता था। क्योंकि कुछ सालों पहले लो कास्ट के लोग डिपेंड होते थे कंप्लीटली हाई कास्ट पर, तो वो उनके खेतों में काम करते थे, उनके घरों में काम करते थे। तो हाई कास्ट के लोग लो कास्ट के लोगों से अपना घर की गंदगी साफ करवाने, खेतों का काम करवाने, अपने बर्तन साफ करवाने, जूते चप्पल साफ करवाने, ये काम करवाते थे। इसके साथ साथ तो हाथ से गंदगी उठवाने का भी काम करवाते थे। तो इसमें क्या बताया गया है? मैनुअल स्कैवेंजिंग रेफर टू प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एनिमल्स वेस्ट एक्स्ट्रा यूजिंग ब्रूम, टीन प्लेट्स एंड बास्केट फ्रॉम ड्राई लैट्रिन्स एंड कैरिंग इट ऑन हेड टू डिस्पोजल ग्राउंड सम डिस्टेंस अवे। तो पहले लो कास्ट के लोगों से क्या किया जाता था? जो ड्राई गंदगी होती थी, मलमूत्र होता था पशुओं का, इंसानों का, तो उनको हाथों से उठाकर टोकरी में डालकर कहीं दूर स्थानों तक ले जाया जाता था। मैनुअल स्कैवेंजर इज ए पर्सन, हाथ से मैला उठाने वाला जो व्यक्ति है, हु डज द जॉब केयरिंग दिस, तो इस प्रकार जो गंदगी उठाने का काम करते थे। दिस जॉब इज मेनली डन बाय द दलित वुमेन्स, ये दलित औरतों के द्वारा या जो छोटी लड़कियां होती थी उनसे करवाया जाता था। अकॉर्डिंग टू द आंध्र प्रदेश सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाया गया इसको रोकने के लिए कि हाथ से जो गंदगी है वो ना उठाई जाए। इसके लिए आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था सफाई कर्मचारी। एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद द मैनुअल स्कैवेंजर्स, देयर आर 1 लाख पर्सन फ्रॉम दलित कम्युनिटीज, दलित कम्युनिटी के 1 लाख लोगों ने मिलकर कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट इन दिस जॉब द इन कंट्री एंड हु वर्क इन 20 लाख प्राइवेट
एंड कम्युनिटी ड्राई लैट्रिन मैनेज्ड बाय द म्यूनिसिपैलिटीज। तो इस प्रकार सिर पर मैला उठाने या हाथ से गंदगी उठाने का जो काम करने वाले हैं इस संगठन जो मिलकर आंदोलन चलाया था, सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाया था, तो उसके ये लोग 96 लाख प्राइवेट और कम्युनिटी के सूखे शौचालय की सफाई करते थे, यानी कि जो गंदगी होती थी वो उठाते थे। मैनुअल स्कैवेंजर आज एक्सपोज टू सब ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फेस सीरियस हेल्थ हजार्ड। तो ऐसे लोग जो गंदगी उठाने का काम करते थे उनके सामने बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड जो गंभीर खतरे होते थे वो लगातार बढ़ते जाते थे। वो जैसे आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से, रेस्पिरेटरी से, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, तो इस प्रकार के कई जो उनके हेल्थ प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही थी। गेट वेरी लो वेजेज, उनको इससे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी ये काम करने की। दे वर्किंग इन अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज अर्न ₹200 पर डे, वो 200 रुपये पर डे के लिए काम करते थे। दोज वर्किंग प्राइवेटली आर पेड मच लेस, लेकिन जो निजी घरों में काम करते थे उनको और भी कम वेजेज मिलते थे। एज यू हैव रीड अर्लियर इन दिस वीक, प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी हैज बीन एब्लिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये इस प्रकार के जो कार्य हैं उस पर रोक लगाई गई है। मैनुअल स्कैवेंजर इज ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, हाथ से मैला उठाने का जो कार्य है देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। जैसे गुजरात के अंदर भंगी करते थे, ये अलग अलग कास्ट के लोग बोलते हैं। पाकिस्तान आंध्र प्रदेश के अंदर करते हैं। सिलग्रीज ये तमिलनाडु के अंदर काम करते हैं। सिक्लायर्स सॉरी कंटिन्यू टू बी कंसिडर अनटचेबल, जहां अब भी छुआछूत को माना जाता था। दे ओपन लाइव इन सेपरेट सेटलमेंट, वो अलग से निवास स्थान पर रहते थे। आउटस्कर्ट्स विलेज इन राउ एक्सेस टू द टेम्पल पब्लिक वाटर फैसिलिटीज, उनको ना तो मंदिर में एंट्री करने की परमिशन थी, ना ही जो वाटर फैसिलिटी थी वहां पर उनको जाने की परमिशन दी जाती थी। लेकिन 1993 में गवर्नमेंट ने पास किया मैनुअल स्कैवेंजर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन एक्ट बनाया गया था ये 1993 में। द लॉ के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स, यानी कि जो सूखे शौचालयों के सिर पर मैला उठाने वालों के काम पर रखने की पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अदर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे इस प्रकार के जो गंदगी से के काम थे उनसे लोगों को बचाने के लिए, या लो कास्ट के लोगों को या दलित लोगों को बचाने के लिए। इस प्रकार 1993 का जो लॉ बनाया गया था, डायरेक्टली एवरी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू वेरीफाई फैक्ट विद 6 मंथ। तो ये कानून बनाने के बाद ये न्यायालय के द्वारा ऑर्डर दिए गए थे, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिए गए थे सेंट्रल राज्य सरकार के प्रत्येक डिपार्टमेंट को ये नोटिस भेजा गया था, आदेश दिया गया था कि जल्दी से जल्दी इस का पता लगाया जाए कि कितनी मात्रा में इस कानून को लागू किया गया है या कितने डिपार्टमेंट में इस कानून को लागू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आदिवासी डिमांड्स एंड 1989 एक्ट। तो इसमें है ये कहा गया है कि आदिवासी जो डिमांड रखी गई थी 1989 का जो एक्ट बनाया गया था, आदिवासियों ने भी अपनी डिमांड रखी थी। 1989 एक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द अनदर रीजन, दूसरे कुछ रीजन्स के कारण भी है क्या था, इम्पोर्टेंट था। आदिवासी एक्टिविटीज रेफर इज डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाइज एंड दैट वाज ट्रेडिशनल देयर। तो जो आदिवासी लोग थे उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि जिन हमारी परंपरागत जो लैंड थी जहाँ से हमें हटाया गया था या जिन लोगों ने उस जमीन पर अपना कब्जा कर लिया था, तो वो जमीन हमारी जो ट्रेडिशनली जमीनें हैं, परंपरागत जमीनें, वो हमें वापस मिलनी चाहिए। डिमांड किसने रखी? आदिवासियों ने, ये कानून बनने के बाद 1989 के बाद। एज यू रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, आदिवासी आर ऑफन अनविलिंग टू मूव, बिना चाहते हुए भी आदिवासियों को अपने रहने के स्थान से मूव करना पड़ा, अपनी जमीन को छोड़ना पड़ा। फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड, जबरदस्ती उनको दूसरे स्थानों पर भेजा गया। एक्टिविस्ट have asked that those who have forcibly encouraged upon tribal lands should be punished under this law। एक्टिविटीज कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं कि जिन लोगों ने आदिवासियों को उनकी जमीन से जबरदस्ती कब्जा कर लिया या उनको दूसरे स्थानों पर भेजने की कोशिश की है, तो अब इसके लिए कानून बनने के बाद अब इसको सजा का क्राइम माना जाएगा, एक ऐसा अपराध माना जाएगा जिस पर उनको सजा दी जा सकती है।
They have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution, that land belonging to tribal people cannot be sold or bought by non tribal people. तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि संविधान के अंदर प्रोमिस किया गया है, संविधान के अंदर ट्राइबल लोगों को प्रोमिस किया गया है कि संविधानिक रूप से जो आदिवासियों की जमीन है उस पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं तो बेच सकता है, नहीं उसको खरीद सकता है, न ही वहां से उन लोगों को दूसरे स्थान पर भेज सकता है। ये संविधान के अंदर बताया गया है। इन केसेस कई मामलों में वेयर दिस हैपेंस हुआ, ऐसा कुछ हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी, संविधान के द्वारा गारंटी दी जाती है राइट ऑफ ट्राइबल पीपल्स, अनुसूचित लोगों के अधिकारों की, रीपोजेसेस देयर लैंड्स, यानी कि दोबारा से उनकी जो जमीन है वो वापस से मिलनी चाहिए। सी के जानू एक आदिवासी एक्टिविस्ट हैं और कार्यकर्ता हैं, हैज आल्सो पॉइंटेड आउट दैट वन ऑफ द वायलेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गारंटी टू ट्राइबल पीपल आर गवर्नमेंट इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। तो सी के जानू जी कहते हैं कि कई राज्यों की तो सरकार भी इन कार्यों में शामिल होती है। कैसे होती है? क्योंकि वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो अदर डिपार्टमेंट है उनको लाइसेंस देते हैं फॉरेस्ट को काटने को, और इन ट्राइबल या शेड्यूल कास्ट के लोगों को वहां से या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को वहां से हटाने की। तो यह कैसे हम दे हु अलाउ नॉन ट्राइबल एनक्रोचेज इन द फॉर्म ऑफ द टाइम्बर मर्चेंट, यानी कि जो इमारती लकड़ी करने वाले व्यापारी हैं, इमारती लकड़ी का काम करने वाले व्यापारी हैं या पेपर मिल के व्यापारी हैं, ऐसे लोगों को परमिशन दी जाती है, अलाउ किया जाता है कि वो इन फॉरेस्ट को क्लियर कराएं या कट करके टिम्बर के रूप में यूज कर सकते हैं, पेपर मिल के रूप में लकड़ी का यूज कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट्स ट्राइबल लैंड्स एंड फोर्सिबली एविक्ट ट्राइबल पीपल फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। तो कुछ अनुसूचित जातियों को उसका शोषण किया गया और कुछ को वहां से बेदखल किया गया था। उनके जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट थे, परंपरागत जंगलों में, वो जो काफी लंबे समय से जहां रहते आ रहे थे। इन द प्रोसेस ऑफ द डिक्लेयरिंग फॉरेस्ट रिजर्व और एज ए सेंचुरीज, कुछ जो फॉरेस्ट है उनको घोषणा कर दी गई एज ए सेंचुरीज, वहां पर वाइल्ड सेंचुरी बनाने के लिए, जंगली जानवरों की सेंचुरी बनाने के लिए सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। सी हैज आल्सो नोटेड दैट इन केसेस वेयर ट्राइबल हैव ऑलरेडी बीन एविक्टेड, तो कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर अनुसूचित जातियों को पहले ही वहां से बेदखल किया गया था, निकाला जा चुका था। कैन नॉट गो बैक टू देयर होम, वो वापस अपने घरों नहीं आए, घर पर नहीं आए। दे मस्ट बी कंपनसेटेड, यानी कि दोबारा वो वापस नहीं लौट सकते थे क्योंकि उनको मुआवजा दिया गया था, कंपनसेट किया गया था। दैट इज द गवर्नमेंट मस्ट ड्रा अ प्लान्स एंड पॉलिसीज, इसलिए सरकार के द्वारा कुछ ऐसी प्लान्स योजनाएं बनाई जानी चाहिए, पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए फॉर देम टू लाइफ, उनके रहने के लिए, वर्क एल्सवेयर, कहीं भी काम करने की, कि वो कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी, सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया जाना चाहिए उन बिल्डिंग इंडस्ट्रियल, यानी कि कुछ इमारतें बनाने के लिए, अदर प्रोजेक्ट्स के लिए, टेकन फ्रॉम ट्राइबल, यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए, या जो उनको जंगलों से निकाला गया है उनको दोबारा घर देने के लिए सरकार के द्वारा पैसा खर्च करना चाहिए। सो व्हाई शुड दे द reluctant to spend even very modest amounts on rehabilitating the displaced। तो इस प्रकार जो विस्थापित हैं, जिनको उनके घरों से या उनके स्थान से हटाया गया था, बेदखल कर दिया गया था, तो उनके लिए पुनर्वास देने के लिए, दोबारा उनको रहने के लिए जगह देने के लिए खर्चा करने में सरकार क्यों हिचकिचाती है, क्यों अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं निभाती है। कंक्लूजन के रूप में, एज वी कैन सी द एक्सिस्टेंस ऑफ राइट और लॉ और इवन ए पॉलिसीज ऑन पेपर डज नॉट मीन इट्स। कई बार हम देखते हैं कि किसी कानून को बनाने में, किसी राइट को देने में का कार्य सिर्फ किसमें हो जाता है, कागज पर लिख देने से नहीं होता है कि सरकार के द्वारा राइट तो बना दिया गया, कानून तो बना दिया गया, अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन उसको एक्चुअल रूप में, वास्तव रूप में उसका कार्य नहीं किया गया था। ऐसे ही यहाँ किया गया है ट्राइबल सोसाइटी के लिए, कागज पर तो बना दिया गया लेकिन रियलिटी में उसको लागू नहीं किया गया। पीपल हैव हैड टू कंस्टेंटली वर्क ऑन मेक एफर्ट टू ट्रांसलेट दीज इनटू प्रिंसिपल दैट गाइड द एक्शन
ऑफ देयर फॉलोइंग सिटीजन और इवन देवर देयर लीडर्स। इस प्रकार इन जो कुछ काम किया जाता है सरकार के द्वारा, उसको वास्तविक काम में लाने के लिए लगातार कोशिश करनी होंगी, एफर्ट करने होंगे। तो और जो सरकार के द्वारा इन लोगों को बराबरी का अधिकार देने के लिए इन जो कुछ लीडर्स हैं या जो सिटीजन हैं, उनके द्वारा भी प्रयास करना होगा, कुछ नेताओं के द्वारा या कुछ सिटीजन के द्वारा। डिजायर फॉर इक्वालिटी, समानता की इच्छा, डिग्निटी, सम्मान, रिस्पेक्ट, इज्जत इज नॉट न्यू, ये कोई नई चीज नहीं, सब लोगों के लिए है। इट इज एग्जिस्टेड डिफरेंट फॉर्म थ्रू आउट द हिस्ट्री एज यू हैव सीन इन द चैप्टर, यानी कि जैसे कुछ ये हमारे पुराने इतिहास के में अलग अलग रूपों में जो दिखाई देती है। सिमिलरली प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल, जो स्ट्रगल की प्रक्रिया है, राइटिंग, नेगोशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंटिन्यू। इस प्रकार जो लेखन का कार्य है, संघर्ष का कार्य है, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस से कंटिन्यू हुई। संस्थाएं हैं जो इनको न्याय दिलाने की, ट्राइबल सोसाइटी को या जो हमारी दलित कास्ट है, इनको न्याय दिलाने का कार्य लगातार अभी जारी रहना चाहिए, ताकि सभी लोगों को इक्वालिटी का राइट मिल सके, सभी लोगों को फ्रीडम की लाइफ मिल सके। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं, वो सही मायने में लोगों को मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को अच्छी तरह से समझना है। थैंक यू।